हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 28 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दांडी यात्रा। वर्ष 1930 में नमक उत्पादन पर कर लगाने के विरोध में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा आंदोलन आरंभ किया था। यह औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक विरोध की प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी जिला, कौन सा था? नवसारी जिला, दांडी तक अपने 78 विश्वस्त स्वयं सेवकों के साथ 24 दिवसीय दांडी यात्रा जो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक थी, इसको कर ब्रिटिश राज्य के नमक कानून को तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नवसारी जिले में स्थित है ये। दांडी भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ है। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी से 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुई और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गांधी जी ने, तथा यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से शुरू होता है इसकी शुरुआत की। इनमें से कौन सी कार्यवाही सबने अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दांडी यात्रा। वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी। दांडी मार्च गुजरात में नमक खदानों तक लगभग 1.5 की मील पैदल यात्रा थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 240 मील तक की यह पैदल यात्रा थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की। यह यात्रा साबरमती आश्रम से 240 मील दूर गुजरात के दांडी नामक तटीय कस्बे में पहुंचकर समाप्त हुई। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में। नमक आंदोलन साल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, यह बिल्कुल सही है। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वही हमारा आंसर होगा। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात। इससे महात्मा गांधी को वैश्व स्तर पर पहचान मिली, ये भी ठीक है।
यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि वह सदैव भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। इस आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार किया था। दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, जो सही नहीं है वही हमारा आंसर है। यह 78 स्वयंसेवकों के साथ आरंभ हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये भी ठीक है। 24 दिनों की यात्रा थी ये भी ठीक है। गांधी जी ने नमक पर लगे टैक्स के विरोध में 12 मार्च 1930 को अपने 78 स्वयंसेवक सहयोगियों के साथ पैदल यात्रा कर साबरमती से दांडी 6 अप्रैल 1930 को 240 मील चलकर दांडी नामक स्थान पर नमक कानून का उल्लंघन किया। गांधी जी ने यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था। ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोधी दांडी यात्रा को समाप्त कब हुआ था? ये कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो डैश के साथ शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था ये। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी भारतीय द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। नेक्स्ट, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस यात्रा से शुरुआत हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, इसे 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक पर कर लगाने के कानून के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी समेत
78 लोगों द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक लगभग 241 मील की पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन डैश में शुरू किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1930 में। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, बिल्कुल यही इसका सही जवाब है। चौरी चौरा की घटना का विरोध नहीं, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की अवज्ञा बिल्कुल नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की गई। इसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। यह आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम थे, जैसे नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कर अदायगी पर रोक और ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। उन्नीस सौ 30 में महात्मा गांधी ने डैश के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नमक पर कर लगाए जाने। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था, ऑप्शन ए सही है इसका, सी राजगोपालचारी ने किया था। 1930 में जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च कर रहे थे, उसी दौरान सी राजगोपालचारी ने भी तमिलनाडु के नागपट्टनम के पास वेदारण्य में नमक कानून तोड़ा। राजगोपालचारी के इस मार्च को वेदारण्य मार्च कहा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंबई का धरासना स्थान आंदोलन का केंद्र बिंदु था। गांधी जी ने नमक आंदोलन में तेजी लाने के लिए धरासना नामक नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोलकर नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया, किंतु कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धावे के पूर्व ही गांधी जी को 4 मई और 1930 को गिरफ्तार कर येरवड़ा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी भी गिरफ्तारी 31 मई 1930 ईस्वी को सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने धरासना नमक कारखाने पर दावा बोला। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे साइमन कमीशन से। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइमन कमीशन। क्लेमेंट एटली साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता थे। वर्ष 1945 से लेकर के 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 1928 में। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी।
इसमें ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इस कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इनमें से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैरी लेवी लॉसन थे, क्लीमेंट एटली और जॉन साइमन, ये सभी सदस्य थे और जेम्स ए स्कॉट साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन ब्रिटिश सांसदों के रूप में 7 सदस्य शामिल थे, जिनके नाम है सर जॉन साइमन, ये अध्यक्ष थे, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कार्डोगन, वर्नोन हॉटसन, जॉर्ज स्टर्लिन फॉक्स, डोनाल्ड स्टर्लिन पामर होवार्ड। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण भारतीयों को कमीशन का सदस्य न बनाए जाने और भारत के शासन के संबंध में निर्णयों का विदेशियों द्वारा लिया जाना था। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो 1927 में। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया। मुस्लिम लीग ने भी इस फैसले का स्वागत किया, जबकि जस्टिस पार्टी तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा प्रदान की। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब यह आयोग बंबई पहुंचा तो इसके खिलाफ एक व्यापक हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इस कमीशन का लाहौर में विरोध करते हुए लाठी की चोट के कारण 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये होंगे गांधी इरविन समझौता से और गोलमेज सम्मेलन से। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा। मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते में निम्नलिखित शर्तें स्वीकार की गई, जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी और पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की जांच की मांग छोड़ दी जाएगी। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? तो ये होते 1931 में। इनमें से किस भारतीय महिलाएं ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया था, जो गांधी जी के साथ एस राजपूताना नामक जहाज से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुंची थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इन्होंने इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है सितंबर 1931। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह किया था महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कार्यक्रम 1931 से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5 मार्च 1931 को यह राजनीतिक समझौता किया गया था। यह महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन के मध्य था। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला। तृतीय 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नवंबर 1930। महात्मा गांधी ने इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 11। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रतीत हुआ। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन करेगी। लॉर्ड इरविन ने मांगे नहीं मानी और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ कर दिया। विदित है कि 5 मार्च और 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते में इस पत्र में वर्णित 11 सूत्री मांगों में से कुछ मांगों को इरविन ने मान लिया। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पूना पैक्ट से संबंधित क्वेश्चन। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को डैश के तहत उनकी लिए सीटों के आरक्षण से बदल दिया जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूना समझौता। 26 सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इसके द्वारा B.R. अंबेडकर ने दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और बदले में स्थानों की आरक्षण की बात को स्वीकार कर ली। प्रांतीय विधानसभाओं में उसके आरक्षित स्थान 71 से बढ़कर 148 कर दिए गए, जबकि केंद्रीय विधानसभा में कुल 18% स्थान मिला। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था, तो किसके? अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट
ब्रिटिश सरकार के विधानमंडल में चुनाव सीटों के आरक्षण के लिए दलित वर्ग की ओर से 26 सितंबर 1932 को यरवड़ा सेंट्रल जेल में पूना में महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी। 71 से बढ़ा करके 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा मंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% वृद्धि कर दी गई। आज का अंतिम क्वेश्चन, पूना समझौता डैश से संबंधित था, तो ये किससे था? पूना समझौता किससे संबंधित था? ये था पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। यही सही है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा दलित वर्णों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया तथा केंद्रीय विधायिका में कुल सीट की 18% दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।